हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओपेनहाइमर मूवी के बारे में। रिसेंटली लॉन्च हुआ है एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी जिसने इस धरती पर एटॉमिक एनर्जी के साथ रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाए और बन गए फादर ऑफ एटम बॉम्ब। तो मूवी बड़े ही इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो कहानी की शुरुआत में हमें कहानी के लीड कैरेक्टर ओपेनहाइमर को दिखाया जाता है। इस वक्त उनके ऊपर एक केस चल रहा था और एक कहानी प्रेजेंट टाइम में चल रही थी, जिसके बाद यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम एसएससी के हेड लैब स्ट्रॉस को देख पाते हैं, जिन्हें प्ले किया है खुद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने। तो सीन शिफ्ट होता है और एक कोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पर ना ही कोई पब्लिशर होते हैं और ना ही प्रेस काउंसलिंग होती है और ना ही कोई आम पब्लिक बैठी होती है। और इस मीटिंग का मेन मुद्दा था कि क्या ओपेनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने भी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पर हुए बड़े धमाके के अंदर इन्हीं का ही नाम आगे आ रहा था। फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या आप बचपन से ही ऐसे तबाही दिमाग वाले थे, जहाँ घूम रही थी कि कैसे क्वांटम फिजिक्स काम करती है। इस बीच उनसे एक काम करते करते एक बोतल टूट जाती है। तभी उनके टीचर उन गुस्से में ओपेनहाइमर अपने टीचर के सेब में पॉइजन इंजेक्ट कर देता है और पहुंच जाता है उसी लेक्चर को अटेंड करने के लिए। अब यहाँ पर जब नील्स बोर अपना लेक्चर ख़त्म कर चुके थे तो उनका क्वेश्चन था बाकी पब्लिक से कि क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं एटॉमिक एनर्जी के बारे में। तो वहाँ पर ओपेनहाइमर को उनसे एक क्वेश्चन था, मगर ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीटेड था क्योंकि सेम क्वेश्चन उन्होंने उनसे लंदन में पूछा था। फिर अगले दिन उसी क्लास में उनके टीचर के साथ नील्स बोर भी खड़े थे और वहाँ ओपेनहाइमर को अकेले बुलाया जाता है। मगर दिक्कत की बात ये थी कि जिस सेब के अंदर ओपेनहाइमर ने पॉइजन मिलाया था वो उस वक्त नील्स बोर के हाथ पर था। नील्स को ओपन से कहना था कि देखो, तुम्हारा दिमाग काफ़ी तेज़ है और क्वांटम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आगे है, मगर तुम्हारे थ्योरीज में थोड़ी कमी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने थ्योरीज को और मजबूत करो, इस शहर से कहीं दूर जाओ। एक कॉलेज का नाम तुम्हें बताता हूँ, वहाँ पर जाकर लॉरेंस से मिलो। वो तुम्हारी एटॉमिक एनर्जी में कैसे और आगे बढ़ा जाए और थ्योरीज को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए उसमें तुम्हारी हेल्प करेगा। उस वक्त न्यू मैक्सिको में फिजिक्स का आना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अमेरिकन्स एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक बॉम्ब्स और इसी के साथ फिजिक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। मगर ओपेनहाइमर एक क्रिश्चियन होने के बावजूद अमेरिका को अपनी पूरी दिल से अपना चुका था और अमेरिका के लिए एटॉमिक एनर्जी पर कुछ नए खोज करके कुछ नया सामने ले आना चाहता था। अब यहाँ से कहानी कभी कोर्ट रूम में आती है तो कभी प्रेजेंट में। तो चलिए मूवी के मेन पॉइंट्स पर बात करते हैं। अमेरिकन्स और रशियन के बीच कभी भी बना नहीं करती और उनके बीच मेन कड़ी थी वो थे कम्युनिस्ट। इन दोनों ही देश के बीच झगड़े को भड़काने की काम किया करते थे। एक दिन ऐसे ही एक कम्युनिस्ट के पार्टी में जब ओपेनहाइमर पहुँचते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात जीन नाम के एक लड़की से होती है। देखते ही देखते इनके बीच प्यार हो जाती है और एक सेक्सुअल सीन आती है। जीन जानती थी अगर फ्यूचर में कुछ बड़ा कारनामा होगा तो ओपेनहाइमर के हाथों ही होगा, जहाँ पर जीन उसे वो श्लोक पढ़ाती है जिसमें श्री कृष्ण ने लिखा था, अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ, विनाश का कारक हूँ, सभी का अंत मुझसे ही होगा। और उन्हीं में से यही वो कुछ लाइंस थी जिन्हें ओपेनहाइमर ने अपने दिमाग में बैठा लिया था। कुछ दिनों बाद ओपेनहाइमर की मुलाकात लॉरेंस से होती है, जो कि एटॉमिक बॉम्ब पर फिजिकली एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब जहां कुछ थ्योरीज ओपेनहाइमर की गलत साबित हो रही थी, वहीं फिजिकल एक्सपेरिमेंट कामयाब नज़र आ रहे थे। इसी के चलते बहुत साल आगे निकलते हैं और यहाँ ओपेनहाइमर की मुलाकात किटी हाइमर से होती है, यानी कि इनकी होने वाली पत्नी। रिलेशन बढ़ जाते हैं और इनके शादी भी हो जाती है। इनके रिलेशनशिप जीन से भी थे और कई बार उसके साथ मिलने भी जाते थे और साथ में सेक्स भी किया करते थे। मगर जीन हमेशा से ओपेनहाइमर से कहती थी कि तुम मेरे पास ही रहना चाहिए क्योंकि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ। लेकिन ओपेनहाइमर का कहना था कि मेरी शादी हो चुकी है, हम एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हारा और मेरा अब दूर हो जाना ही बेहतर है। और एक दिन ओपेनहाइमर के ऑफिस में पहुँचता है ग्रोव्स, जो कि यूएस जनरल थे। उनका कहना था कि रशिया से हमें कुछ गुप्त सूत्रों से मालूम चला है कि वो लोग भी एटॉमिक एनर्जी पर या फिर एटॉमिक बॉम्ब पर काम कर रहे हैं। अगर हमसे पहले उनके पास वो भविष्य ताकत आ गई तो हमारा खात्मा होने में कुछ पल ही लगेगा। और मैं समझता हूँ कि इस एटॉमिक साइंस में आपसे बढ़िया साइंटिस्ट और कोई नहीं है।
इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिए भी एक ऐसे ही बॉम्ब बनाएं, मगर इस काम के लिए लगने वाले थी एक बहुत बड़ी जगह, काफ़ी सारे साइंटिस्ट और बहुत सारा पैसा। जिसके बाद अपने ही रिसोर्स से ओपेनहाइमर ने कुछ साइंटिस्ट की टीम बनाई और एक लॉस एल्मोस नाम की जगह पर, जो कि कभी पहाड़ों और खेतों जैसे लगा करती थी, वहाँ पर एक नकली शहर बसाया जाता है। क्योंकि साइंटिस्ट तभी खुश रहेंगे जब उनकी फैमिली उनके पास रहेगी और जब खुले दिमाग से काम होगा तब रिजल्ट भी अच्छा आएगा। एक दिन अपनी एक्वेशन के चलते एडवर्ड नाम के एक शख्स उनके पास आता है और बताता है कि अगर एटॉमिक एनर्जी के अंदर इतने से भी गलती हुई तो एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा और धीरे धीरे वो सारी की सारी तबाही आसपास के पूरे एरिया को अपने अंदर कवर कर लेगा। इस बात की पुष्टि करने के लिए ओपेनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टाइन से जाकर मिलते हैं और उनका कहना भी सेम था कि अगर तबाही हुई तो एक बड़े पैमाने पर होगी। फिर यहाँ से सीन कोर्ट रूम पर शिफ्ट होता है और बातें चलता रहता है और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। कोई कहता है कि आखिर आपने एकॉर्ड पास ही क्यों किए इतने बड़े बॉम्ब को बनाने के लिए, तो कोई कहता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये सब करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर दुश्मन देश हमसे आगे निकल जाता तो हमारा खात्मा होना तो तय था। इस पूरे काम को करने के लिए करीब 2 साल का ऊपर का वक्त, ऊपर से 2 अरब डॉलर्स की लागत और हज़ारों लोगों की मेहनत लगती। इसी बीच ओपेनहाइमर के पास एक खबर आती है कि मानसिक स्थिति के चलते जिन ने सुसाइड कर लिया है। इस बात पर वो टूट जाता है क्योंकि वो तो उनकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और ऊपर से जिन ने ओपेनहाइमर से ये भी कहा था कि तुम मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। मगर ये वक्त बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था क्योंकि एटम बम बस बनने ही वाला था और कुछ मेहनत और करनी थी। सभी साइंटिस्ट अपने इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तब लेकिन अपनी इक्वेशन के चलते ओपेनहाइमर इस बात को जान गए थे कि अगर हाइड्रोजन बम हमने बना लिया तो कोई अब वक्त आ चुका था टेस्टिंग का, जहां पर एक छोटा सा बम के साथ धमाका किया जाना था और वो धमाका भी इतने बड़ा था इनके सर से इनके टोपी भी उड़ गई थी। सभी लोग अपने इन टेस्टिंग से बहुत ही ज़्यादा खुश थे और अब ये बात प्रेसिडेंट तक पहुंचती है, जहां पर उनसे एकॉर्ड पास करना था एक कि ये बॉम्ब किस पर गिराया जाए। इस वक्त अमेरिका भी एक बड़ी ताकत और रसिया भी एक बड़ी ताकत थी जिनके बीच जापान लड़ रहा था। तो प्रेसिडेंट को अपना आसान शिकार जापान लगता है, जिनमें ये 16 जगह को पॉइंट आउट करता है और अब इनमें से एक को चुना था जिसमें नाम आता है हिरोशिमा नागासाकी शहर की। लेकिन जिस दिन इनकी फाइनल टेस्टिंग थी उस दिन बरसात आ जाता है, मगर अगले ही दिन जनरल ग्रोव्स को न्यूयॉर्क पहुंचकर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इतने सालों से मेहनत करके जो चीज़ हमने बनाई है वो सचमुच काम भी करती है या नहीं। फाइनली वो मोमेंट आता है जब सुबह के 5:30 बजे बरसात थोड़ी सी थमती है और सभी लोग अपने सांसें थाम लेते हैं और शुरुआत होती है एक ऐसे धमाके की जिसने विश्व में अपना नाम रच दिया। देखा जाए तो पूरी कहानी का सिर्फ एक ही एटम बम का धमाका था, मगर वो धमाका इतना बड़ा था कि मीलों दूर बैठे हुए लोगों के सर से टोपियाँ उड़ गई थी और धरती तक हिल गई। अपने इस प्रोजेक्ट पर कामयाब होने के बाद यूएस गवर्नमेंट तैयार थे इस बम को हिरोशिमा पर गिराने के लिए और जब ये बम गिराया गया तो 2,20,000 लोग मारे गए। इस खबर से यूएस गवर्नमेंट थी बड़े खुश थी, मगर अंदर ही अंदर ओपेनहाइमर इस बात से दुखी थे क्योंकि उन्होंने कई सारे परिवार को उजाड़ दिए, माँ से उनके बच्चे को छीन लिए, बच्चों से उनका फ्यूचर छीन लिया। ओपेनहाइमर के दिमाग में यही सब घूम रहा था, जिसके कुछ दिन बाद ओपेनहाइमर को डायरेक्टली प्रेसिडेंट के साथ एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर ओपेनहाइमर का उनसे कहना था कि देखिए हमने टेक्नोलॉजी पर जीत तो हासिल कर ली, मगर मैं चाहता हूँ कि हम इसका प्रोडक्शन यहीं रोक दें क्योंकि अगर ऐसे और बने तो दूसरा देश हमारा मुकाबला करने के लिए ऐसे ही और बॉम्ब्स बनाएंगे और बाई चांस झगड़ा हो गया तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग मारे जाएंगे, जिनमें खून में रंगे हाथों का श्रेय जाएगा सिर्फ और सिर्फ ओपेनहाइमर को। जिसमें प्रेसिडेंट कहते हैं कि बॉम्ब तुमने नहीं बल्कि मैंने गिरवाए हैं, हाथ तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे रंगेंगे और इस पर फ्यूचर में भी और काम होता रहेगा। और यहाँ से कहानी कम्प्लीटली कोर्ट रूम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सभी वकील और सभी पुलिस वाले सारे साइंटिस्ट इन पर दलीलें देने लगते हैं कि आखिर कौन कौन जुड़ा हुआ था इस प्रोजेक्ट में, किसका क्या योगदान था। और यहाँ एंड में हमें पता चलता है कि स्ट्रॉस यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो कि एक एंटी पर्सनालिटी के रूप में काम कर रहे थे मूवी में, 2 बार उनकी इंसल्ट हुई थी थ्रू ओपेनहाइमर और यही रीज़न था कि वो उनसे बदला लेना चाहते थे और उन्होंने एक प्लान बनाया, ओपेनहाइमर मेंटली प्रेशर लेकर एक ऐसा हथियार बना दे जो दुनिया बिना सुख हो। और तब सामने आते हैं कहानी के उस साइलेंट कैरेक्टर यानी कि किटी हाइमर को, जो कि हमेशा से ही नशे में रहती थी। तो कभी
भी जवाब नहीं देती थी। मगर जिस वक्त उनके पति ओपेनहाइमर पर बात आई तो उन्होंने खुलकर बोला कि ये सारी साजिश लेव स्ट्रॉस की है और एंड में ओपेनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाता है और ओपेनहाइमर पे लगे हुए सारे इंजाम हट जाता है। अब यहाँ कहानी के एंड में एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है ओपेनहाइमर और एल्बर्ट आइंस्टाइन के बीच। ये वो वक्त था जब हाइड्रोजन बॉम्बिंग की कुछ एक्वेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनका कहना था कि ये तबाही का एक बड़ा रूप ले लेगी, तो कोशिश करना कि ये सारे चीज़ रुक जाए। और कहानी का एंड सिर्फ ये दिखाते हुए होता है कि मालूम तो हो जाता है ओपेनहाइमर को कि अब हाइड्रोजन पावर भी वजूद में आएगी, लेकिन वो वजूद में आई तो दुनिया में हर जगह सिर्फ तबाही तबाह होगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना और एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत के लिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।